हेलो एवरीवन, आप सभी का लेक्चर नंबर 4 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने अभी देख लिया है, हमने बहुत कुछ पहले ही डिस्कशन कर लिया। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर 3rd नंबर है ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का 3rd लेक्चर में हमने देखा कंपैरिजन टेबल बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर के 3 मेनली हमने डिवीजन बताए थे। लेकिन हमने क्या कहा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर का टोटल 5 आपके सिलेबस में दे रखा है कि स्टेट्स ऑफ मैटर को 5 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो है ही, साथ में प्लाज्मा एंड बीईसी को भी आपके सिलेबस में दे रखा है। बट इसका बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये जो इसकी डिस्कवरी ही बहुत लेट हुई है सॉलिड, लिक्विड, गैस के कंपैरिजन में, इसीलिए हम इसके बारे में उतना अभी पढ़ भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में बस बहुत कम है प्लाज्मा के बारे में। आइए जितना भी है हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो प्लाज्मा क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, मीनिंग इसका समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लाज्मा? प्लाज्मा एक्चुअल में डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको उसका मीनिंग बता देता हूं। ये एक, मान लीजिए कि ये एक ट्यूब है। आपने कैथोड रे ट्यूब का नाम सुना होगा, जिसे सीआरटी कहते हो आप। ये कैथोड रे ट्यूब है इस तरीके से, ठीक है। यहां पे क्या है कि इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दे दिए गए हैं, ठीक है। यहां पे गैसेस भर दिए गए, हीलियम गैस मान लो कि आपने अंदर भर दिया, कोई भी नॉन रिएक्टिंग गैसेस भर दो, हीलियम, नियॉन, कुछ भी भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट अंदर जब गैसेस में रख दिया और हम इसको क्या करते हैं, एक सर्किट से जोड़ देते हैं। चूंकि हमने बड़े वाले टर्मिनल से ऐड करा है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। ये छोटा वाला टर्मिनल यहाँ पे ढेर सारा नेगेटिव चार्ज भर देगा और आप इसे कहने लगते हो कैथोड। और जब ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज यहां पे भर देगा तो आप इसे कहने लगते हो एनोड, ठीक है। अब यहां पे हीलियम जैसे गैसेस भरे हुए हैं, आपके ट्यूब में पूरी तरीके से हीलियम गैसेस भरा हुआ है। आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन कर दिया, यानी कि यहां पे जो स्विच था वो स्विच आपने ऑन कर दिया। जब आपने स्विच ऑन करा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होने लगा, पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होने लगा, पास होने लगा। सो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण वो गैस क्या होता है, जो हीलियम गैस है, वो हीलियम अपने एक गैस मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको निकल जाता है उससे इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो हीलियम आयोनाइज हो जाता है, तो हीलियम प्लस में आ जाता है। समझ रहे हो, हीलियम प्लस आ जाता है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्लस में आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो समझ रहे हो, तो यहां पे कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम प्रोवाइड कराते हैं तब हमारा जो गैस है वो गैस आयोनाइज हो जाता है। और आयोनाइज का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, गैसियस पार्टिकल से, गैसियस स्टेट से जो एलिमेंट ये है उससे इलेक्ट्रॉन का निकलना, यानी कि गैस का आयोनाइज होना, है ना। 2 हीलियम है तो यहां पे 2 He2+, तो ये सारे हीलियम जो है इलेक्ट्रॉन अपने को आयोनाइज कर देता है। आयोनाइज का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। कब? जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको प्रोवाइड कराया जाता है तब। जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तब ये एक्साइट हो जाते हैं। यानी कि आप अपने घर में देख सकते हो ये वाला, कहां पे, बल्ब में, है ना। आप फ्लोरोसेंट बल्ब में देख सकते हैं जहां पे हीलियम गैसेस को यूज करते हैं हम। तो हीलियम गैस एक्साइट होकर के सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल बन जाता है। दिस इज सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल। सो सुपर एनर्जेटिक मतलब बहुत तेजी से वो दौड़ेगा, मूव करेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी होगा, है ना। गैसेस स्टेट में रहेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी उसके पास होगा, तो बहुत ज्यादा उत्पात मचा सकता है वो, ठीक है। इसीलिए हम उसको कहते हैं। अब देखिए प्लाज्मा को मैं डिफाइन करता हूं, यही प्लाज्मा है बेटा, यही प्लाज्मा है, ठीक है। यहां पे समझिएगा इस चीज को। द स्टेट consists of super energetic and super excited particles, और ये वो यही है बेटा, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड He2+ जो मैं लिख रहा हूं, जो गैस आयोनाइज्ड हुआ है, वही यहां पे सुपर एनर्जेटिक भी है और सुपर एक्साइटेड भी है ना। दीज पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ
आयोनाइज्ड गैसेस। सो आयोनाइज्ड का मतलब क्या बताया? आयोनाइजेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव हो जाता है तो कहते हैं कि आयोनाइज हो गया, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का सिंपल सा मतलब होता है वैसा पार्टिकल जो कि आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में रहता हो और सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड हो। जैसे आप बल्ब में देख सकते हो हीलियम गैस इन फ्लोरेसेंट बल्ब या फ्लोरेसेंट ट्यूब, जो ट्यूब आता है, जैसे ट्यूबलाइट की बात करें, है ना, नियॉन साइन बल्ब जिसमें नियॉन गैसेस भरे जाते हैं। तो जितने भी तरह के बल्ब है ना, उस बल्ब के अंदर कोई ना कोई इनर्ट गैसेस भरी हुई होती हैं और वो इनर्ट गैस जब भरा हुआ होता है तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन होता है तो वहां पे पार्टिकल्स पूरी तरीके से खतरनाक तरीके से मूव करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। तो सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल वहां पे रहते हैं तो मूव करने लग जाते हैं एक्साइट होने के बाद, है ना, और इसी के कारण यहां पे ग्लो आप देख पाते हो। आप सन की बात कर लें, है ना, जो सूर्य की रोशनी जो आती है आपको, तो सूर्य के सामने यहाँ पे ढेर सारे प्लाज्मा, ये एक्चुअल में प्लाज्मा आपको ना सूर्य के सामने आपको अच्छा खासा मिलेगा, है ना। सन, स्टार्स, ये सब क्यों ग्लो करते हैं, है ना। आप बात कीजिए ना इसकी, सन की बात कीजिए, स्टार्स की बात कीजिए, ये लोग ग्लो कैसे करते हैं? इसी पार्टिकल्स के कारण करते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं बल्ब जो घर में डेली लाइफ में यूज करते हो, लेकिन एक्चुअल में प्लाज्मा का स्टेट जो देखा जाता है वो बहुत ही ज्यादा हॉट कंडीशन में। सोचो सन के आसपास में कैसा सिचुएशन रहता होगा, स्टार्स के आसपास में कैसा सिचुएशन रहता होगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहां पे ये ग्लो करते हैं। अच्छा, ये ग्लो तो करेगा, प्लाज्मा ग्लो करेगा, इट ग्लोज विद द स्पेशल कलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ये कैसा गैस है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा ग्लो करेगा, समझ रहे हो। सभी गैसेस के कलर अलग अलग होंगे, तो आपको इसीलिए पता है टीवी में अलग अलग कलर आता है बेटा, वो सीआरटी से आता है, यही वाले ट्यूब से आता है, सीआरटी। जो बड़ा टीवी पहले आता था ना, वो हब्बा डब्बा वाला, उसके अंदर पे रहता था यही वाला सेटिंग, उसके अंदर रहता था। तो प्लाज्मा आई थिंक आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज प्लाज्मा, है ना। सो दिस इज द फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अब आइए हम आगे समझाते हैं आपको एक और जो फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है, दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना। तो ये क्या होता है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है कि ये बहुत ही, देखो एक्सट्रीम कंडीशन, यहां पे क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मेनली आप तीन तरीके से जानते हो। अगर गैस से भी भयंकर वाला पार्टिकल ले लो, यानी कि सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल ले लो, तो क्या हो जाएगा, बोलो। अभी प्लाज्मा पढ़ाया तो ये प्लाज्मा बन जाएगा। इससे भी खतरनाक मतलब पार्टिकल्स आप ले लेते हो, है ना, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल। यहां तो एनर्जेटिक रहते ही है भैया, इसके पार्टिकल्स दौड़ते रहते हैं, पूरा उत्पात मचाते रहते हैं। इससे भी खतरनाक वाला आप ले लो, ठीक है। जब इससे भी खतरनाक ले लोगे बेटा तो क्या होने वाला है, समझिए बात को। ये होगी कि प्लाज्मा आपको लेना पड़ेगा बहुत ज्यादा हॉट कंडीशन में और सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स रहते हैं आपको, जैसा मैंने बताया अभी। अब इससे एकदम अपोजिट चले जाओ, सॉलिड, और इससे भी भयंकर वाला कूलिंग कर दो, है ना। जब कूल करते हो तो क्या होता है, पार्टिकल पास पास आते हैं, पार्टिकल पास पास आते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे कि एकदम कूल कर देंगे, तो ये जो पार्टिकल्स होगा इस तरीके से एकदम सॉलिड, आपको लगेगा कि वो सॉलिड के फॉर्म में है। एक सिस्टम में देखोगे बेटा, आप इसके प्रैक्टिकल आपको यूट्यूब में देखना पड़ेगा, है ना, जाके आप बीईसी करना, तो आपको एक सिस्टम वहां पे दिखाई पड़ेगा। वहां पे क्या होता है कि क्लाउड की तरह दिखता है बेटा। इसमें मैं आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, मैंने बोला ना ये थ्योरी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुए हैं अभी ये, इसीलिए अपने सिलेबस में जस्ट डेफिनेशन दे रखा है, बहुत ज्यादा डेवलप थ्योरी नहीं है। तो सिस्टम में देखोगे तो क्लाउड की तरह नजर आएगा आपको। कैसा नजर आएगा, क्लाउड की तरह नजर आएगा। तो बीईसी इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ गैसेस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, है ना। लो डेंसिटी में पार्टिकल्स को पूरा भयंकर वाला कूलिंग, एब्सोल्यूट 0 डिग्री में लिख देता हूं यहां पे, एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस में यहां पे कूलिंग करो। तो ये एब्सोल्यूट 0 डिग्री में जब आप देखोगे तो पार्टिकल पूरी स्टेट हो जाएगी, मतलब स्थिर हो जाएगी, हिलेगी ही नहीं, यहां से एकदम नहीं हिलेगा पार्टिकल, पूरी तरीके से फ्रोजन स्टेट में आ जाएगा बेटा, फ्रोजन स्टेट में आ जाएगा, है ना, हिलेगा ही नहीं पार्टिकल्स, है ना।
है तो दूर दूर, बट पार्टिकल्स हिलेंगे ही नहीं, इतना ज्यादा आपने कूल कर दिया इसको, ठीक है। जब हिलेगा नहीं तो इस स्थिति को हम कहते हैं बीईसी, बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि द बीईसी इज फॉर्म्ड, ये बीईसी तब बनता है जब हम पूरी तरीके से भयंकर तरीके से इसकी कूलिंग करते हैं। और ये लगभग मैं बता दूं आपको कि नॉर्मल एयर के कंपैरिजन में 1,00,000 गुना यहां पे छोटे डेंसिटी की बात करते हैं, जितना डेंसिटी एयर की है ना, उससे कम की बात करते हैं यहां पे, 1,00,000 गुना कम डेंसिटी, 1,00,000 द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर, है ना। तो ये यहां पे हम बात करते हैं, तो इस तरीके से यहां पे डेंसिटी होती है। तो यहां पे क्या कहते हैं, वेरी लो डेंसिटी, लो डेंसिटी, है ना। अच्छा, एयर की डेंसिटी कितनी होती है आप बताना, ठीक है। एयर का मॉलिक्यूलर मास भी बताना। आप सोचो, आपको अगर आपको ये एक्चुअल में जानना है कि एयर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई बता सकते हो तो बताओ कमेंट बॉक्स में कि एयर की मॉलिक्यूलर मास कितनी होती है। नहीं पता है तो मुझे एक्सप्लेनेशन पूछो, तभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एयर का मॉलिक्यूलर मास आप सभी डिटरमाइन करने की कोशिश करें, साथ में डेंसिटी भी बताएं मुझे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। पूछे जाते हैं, बहुत वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है ये सब। तो आई थिंक ये दोनों क्लियर हो गया होगा। तो सिंपली यहाँ पे डेफिनेशन याद रखिए, क्योंकि इसके अलावा और कुछ पूछा नहीं जाता इस पर, ठीक है। प्लाज्मा फिर भी थोड़ा सा डिटेल कर दिया, यहाँ बीईसी में और भी कुछ नहीं दिया है। तो इस तरीके से हमने 5 स्टेट्स ऑफ मैटर को कवर कर लिया बेटा, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर को हमने कवर कर लिया है। एक तो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बहुत डिटेल में किया, और फिर हम यहाँ पे प्लाज्मा एंड बीईसी के बारे में ये हमने कवर कर लिया है, ओके। सो नाउ अब द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर कन्वर्जन, interconversion of states of matter, of states of matter, ठीक है। इसके बारे में हम समझेंगे, और यहीं पे इसी से जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्रिएट होता है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं समझाता हूं कि आखिर इंटर कन्वर्जन होता क्या है। सो इंटर कन्वर्जन इज नथिंग, जस्ट ये एक फिनोमिना है जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है, गैस फिर मतलब एक दूसरे से चेंज होता रहता है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस इंटर कन्वर्टिबल होते रहते हैं यहाँ पे। तो मैं सिंपली डेफिनेशन लिख देता हूं और उसके बाद में समझाता हूं। द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ मैटर, from one state to another state, and back to original state, and back to original state, ठीक है। अब यहां पे क्यों ये बैक आएगा, तो यहां पे कुछ हम प्रेशर एंड टेम्परेचर लगाते हैं, है ना। विद द हेल्प ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ये चीज होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे बाई अल्टरिंग the conditions of temperature, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेनली हमें यहाँ पे यही ध्यान में रखना है। टेम्परेचर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड प्रेशर, तो प्रेशर का एप्लीकेशन हम अपने में यहाँ पे बहुत कम है, बट यहाँ पे टेम्परेचर का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है इंटर कन्वर्टिबल में, ठीक है। इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो
तो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि देखिए कि सिंपली इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है इंटर कन्वर्टिबल, सॉलिड लिक्विड गैस एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, यानी कि सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो फिर लिक्विड सॉलिड में आ रहा है, लिक्विड गैस में जा रहा है तो गैस फिर सॉलिड में आ रहा है। मतलब किसी भी तरह से इंटर कन्वर्जन की बात कर रहा हूं, सभी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर इनको आप चेंज नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, बिना इनके आप कुछ कह ही नहीं सकते। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको कह दिया कि 5 ग्राम ऑफ वाटर, क्या आप बता पाएंगे कि ये सॉलिड में है कि लिक्विड में है कि गैस में है? स्टेट बता ही नहीं सकते भैया, यहां से आप स्टेट नहीं बता सकते जब तक आपको प्रेशर टेम्परेचर नहीं गिवन होगा, तो आप नहीं बता सकते। मैं अगर यहीं पे कह दूं कि ये जो वाटर है, अगर ये वाटर है तो ये वाटर अगर मान लीजिए कि 0 डिग्री या -5 डिग्री सेल्सियस में कह दूं, तो आप अपने आप कह दोगे कि सर ये सॉलिड स्टेट में है। जब मैं वाटर कह दूं कि सर यहां पे वाटर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस में, आप अपने आप कह दोगे कि सर लिक्विड स्टेट में है। मैं अगर कहूं कि वाटर यहां पे मान लो कि 100 या फिर 100 समथिंग में 150 डिग्री सेल्सियस में है, आप अपने आप कह दोगे सर वेपर्स के फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में। तो कहां से टेम्परेचर अप्लाई किया तब तो। इसी तरीके से प्रेशर से यहां पे रिलेटेड है। तो जब तक टेम्परेचर और प्रेशर मेंशन नहीं होगा, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज अगर मेंशन नहीं होंगे, यू कैन नॉट डिसाइड कि कौन से स्टेट में वो है। तो 5 ग्राम ऑफ वाटर ये आइडेंटिफाई नहीं करके बताता हमें कि ये किस स्टेट में है। तो उसके लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर बताना ही पड़ता है, तभी जाकर के आप इंटर कन्वर्टिबल बता सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से बेटा टेम्परेचर एंड प्रेशर के हेल्प से हम यहाँ पे इजीली बता सकते हैं कि कौन सा स्टेट किस में इंटर कन्वर्ट हो रहा है। चलिए मैं आपको ये बता देता हूं कि हम आखिर क्या कवर करने वाले हैं, किस तरीके से। एक डायग्राम के हेल्प से मैं आपको इंटर कन्वर्जन का बताने की कोशिश करता हूं, आपको जरूर समझ में आ जाएगा इसमें। देखिए मैं क्या करता हूं कि 3 जगह पर इस तरीके से यहां पे लिख देता हूं कि ये लिक्विड है, राइट। ऐसा मैं ट्रायंगल बना देता हूं एक, सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए चीजें। और एक जगह मैं यहां पे लिख देता हूं सॉलिड, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहां पे थर्ड वाला लिख देता हूं गैस, ये गैस, ठीक है। अब देखिए मैं 1 बाय 1 सारा चीज क्लियर करता हूं। अब मान लीजिए कि अगर आप लिक्विड से जा रहे हैं सॉलिड, ठीक है, या फिर आप जा रहे हैं सॉलिड से लिक्विड। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। आइस को दिमाग में रखिए, इजीली कर पाएंगे सब चीज। आइस को दिमाग में रखिए बेटा। जब आइस रहता है तो सॉलिड स्टेट में रहता है। 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री हम कहें तो 0 डिग्री में तो दोनों हो सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि 0 डिग्री में अभी यहां पे सॉलिड है और 0 डिग्री का वाटर भी हो सकता है हालांकि, लेकिन मैंने बोल दिया आपको, ये यहां पे दिया हुआ है कि कंडीशन 0 डिग्री में ये सॉलिड के फॉर्म में है आइस। तो जब सॉलिड रहता है बेटा, तो जब लिक्विड में उसको कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को आप कहते हैं क्या? ये सॉलिड से लिक्विड जाना है आपको, इसको बेटा आप मेल्टिंग कहते हैं। तो चलिए मैं यहां पे कह देता हूं, एरो बना देता हूं कि मैं सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूं। इस तरीके से कुछ एरो बना देता हूं सो दैट आपको पता चल जाए कि मैं किधर से किधर मूव कर रहा हूं। अगर ऐसा मूव करेंगे बेटा सॉलिड से लिक्विड की तरफ, तो हम इसको कहते हैं कि ये फ्रीजिंग होता है। इसको कहते हैं क्या? सॉरी, जब आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएंगे तो इसे हम बेटा मेल्टिंग कहते हैं। और इसी मेल्टिंग का दूसरा नाम है फ्यूजन। इसी का दूसरा नाम है फ्यूजन, राइट। अब देखिए, अगर आप लिक्विड से सॉलिड की तरफ मूव करेंगे कुछ इस तरीके से, तो आप यहां पे कह पाएंगे कि इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग कहते हैं। और फ्रीजिंग का दूसरा नाम है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन,
राइट, ऐसा। तो आपको ये समझ में आ गया। अब आइए हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। जब आप लिक्विड से गैस के तरफ जाते हैं इस तरीके से, और जब गैस से लिक्विड की तरफ ऐसा जाते हैं, तब के केस में क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, आइए समझते हैं। देखिए, आप मान लीजिए कि पहले आप इधर की ओर आ रहे हैं ऐसा करके, यानी कि लिक्विड से गैस के तरफ आ रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। और इसी का दूसरा नाम है बेटा बॉइलिंग। वेपोराइजेशन का दूसरा नाम क्या है, बॉइलिंग। कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चल करके मैं आपको पूछूंगा, ये वाला याद रखना। बॉइलिंग और वेपोराइजेशन इज सेम थिंग। नेक्स्ट उल्टा कर देता हूं, गैस से मैं चला जाता हूं किधर, लिक्विड की तरफ, येलो एरो बना दिया ऐसा, तब के केस में क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं बेटा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। और क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन, ठीक है। तो ये वाला स्टेट कहते हैं। अब हम यहां पे बात करते हैं कि लास्ट स्टेट की अगर हम देखें तो ये वाला दो एरो फिर से बना देते हैं ऐसे करके, राइट। अब हम डायरेक्शन दे देते हैं। दोनों ही डायरेक्शन को आप यहां पे सब्लिमेशन कह सकते हैं। चाहे आप इधर की ओर मूव कर रहे हो या इधर की ओर मूव कर रहे हो, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो, आप इसे सिंपली कहते हैं क्या, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है। लेकिन आप एक टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं जब आप गैस से सॉलिड की ओर जा रहे हैं, है ना, गैस से सॉलिड की ओर जा रहे हैं, तो हम यहां पे एक्चुअली वो सब्सटेंस जो रहता है उसको कहते हैं, मानो गैसियस स्टेट में है तो वहां पे सब्लिमेट कह दीजिए आप, सब्लिमेट। जहां पे हम इस वाले डायरेक्शन को दिखाते हैं कि गैस से सॉलिड की तरफ जा रहा है, तो आप एक अगर पर्सनल टर्मिनोलॉजी यूज करना है, मतलब एक स्पेसिफिक करना है, तो आप कर सकते हैं सब्लिमेट। जबकि आप सॉलिड से इधर जाओगे तो यानी कि जो सॉलिड स्टेट में होगा आप उसे कहोगे सब्लाइम, ठीक है। लेकिन ओवरऑल प्रोसेस जो कहलाता है वो सब्लिमेशन ही कहलाता है। आप इसे भी दिमाग में डायरेक्टली रख सकते हैं। तो ये है अपना, इसको इसी हेडिंग को बेटा पूरी तरीके से डिटेल में हमें पढ़ना है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर यही होता है। आई थिंक जो मैंने हेडिंग लिखा था, जो मतलब हेडिंग हमने लिखा था इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मैंने इस टेबल में शायद आपको अच्छे तरीके से, इस ट्रायंगल के हेल्प से मैंने अच्छे तरीके से आपको शायद बता पाया। आप सभी को ये समझ में आया होगा कि कैसे आखिर ये एक दूसरे पे इंटर कन्वर्ट हो रहा है। पहले सॉलिड लिक्विड में जाता है, फिर लिक्विड सॉलिड में आता है। आइस का एग्जाम्पल लेकर के आप कन्वर्ट करते रहें दिमाग में, देखिए आप, है ना। तो क्या क्या टर्मिनोलॉजी कहां कहां यूज करते हैं, मैंने सबके लिए दो दो नाम बताए हैं। ये टर्मिनोलॉजी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये टर्मिनोलॉजी जरूर दिमाग में रखने का, है ना। ये हम बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से यूज करने वाले हैं। तो चलिए, आई थिंक आपको ये पूरी की पूरी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर समझ में आ गया। अब मैं 1 by 1 लेने वाला हूं। 1 by 1 लेंगे, यानी कि मतलब टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि अगर टेम्परेचर को अल्टर करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आता है स्टेट्स ऑफ मैटर में। ये हम डिटेल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। सो 1 by 1 हम स्टार्ट करेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।